कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर समर्थ गुप्ता, वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर गुप्ता से आज हम बातचीत करेंगे क्षय रोग कारण, लक्षण और उपचार विषय पर। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, 24 मार्च 2024 को हम मनाएंगे विश्व टीबी रोग दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। टीबी यानी क्षय रोग, ये एक गंभीर रोग रहा है और इसकी भयावहता से सभी परिचित हैं। इसके उन्मूलन के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे हैं। हमारे श्रोताओं को बताएं कि विश्व टीबी दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है। वर्ल्ड टीबी डे जो कि हम 24 मार्च 2024 को इस साल मना रहे हैं। इस बार की जो हमारी थीम है यस वी कैन एंड टीबी, यानी कि हमें टीबी को ख़त्म करना है। इसका बताने का ये पर्पस है कि हम टीबी को लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, इसको प्रिवेंट करें, इसको अर्ली डायग्नोस करें और इसको ट्रीटमेंट करें, ताकि जैसे कि भारत द्वारा ये बोला भी गया है कि हम 2035 तक टीबी को ख़त्म कर देंगे। तो ये सब जो दिवस मनाए जाते हैं ये ज़्यादातर इसी चीज़ के लिए मनाए जाते हैं कि हम लोगों तक अपनी बात रखें और टीबी को जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। किस तरह के कार्यक्रम आमतौर पर आयोजित किए जाते हैं, खास तौर से डॉक्टरों द्वारा, विभिन्न चिकित्सा संस्थानों द्वारा? चिकित्सा संस्थानों द्वारा अगर देखा जाए तो सबसे पहले है कि ओपीडी उस क्षेत्र में सब लोगों को बताया जाता है। दूसरा, अगर किसी को टीबी हो जाता है तो उसके जो साथ वाले हैं या उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी जागरूकता दी जाती है टीबी के बारे में। तीसरा, जितने भी लोग अस्पताल के अंदर आते हैं तो इस दिन पे या फिर अन्य दिन के अकॉर्डिंग भी हम लोग अनाउंसमेंट के द्वारा, कभी टीवी के द्वारा, कभी पैम्पलेट्स के द्वारा और कभी नाटक के द्वारा भी लोगों को बताया जाता है कि टीबी से क्या क्या हो सकता है, क्या उसके लक्षण हैं, कैसे उससे बचाव करा जा सकता है, क्या हमें दवाई है वो लेनी चाहिए। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि टीबी वास्तव में है क्या, जिसे हम क्षय रोग कहते हैं। अगर मैं इसके कीटाणु की बात करूं तो जो ये टीबी है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरिया है, उसके कारण होता है। ये लंग्स का होता है, यानी कि फेफड़ों का होता है 90%, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये अन्य ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है। अन्य ऑर्गन्स में वो पेट का भी हो सकता है, सर यानी सीएनएस यानी कि ब्रेन का भी हो सकता है, वो यूरिनरी ब्लैडर का भी हो सकता है, वो बोन का भी हो सकता है, वो आपकी आंखों का भी हो सकता है, वो बच्चेदानी का भी हो सकता है। इसका फैलने का जरिया यह है कि ये ब्लड के थ्रू या लिम्फेटिक्स के थ्रू अन्य ऑर्गन्स तक जा सकता है। तो मुख्य रूप से जो कारण हुआ वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हुआ, जिसके कारण ये हो रहा है। आमतौर पर इसके लक्षणों के बारे में लोगों को पता नहीं रहता, तो लक्षण क्या हैं, किस तरह से प्रकट होते हैं, हमारे श्रोताओं को बताइए। जो लक्षण हैं, सबसे पहले जैसे कि अगर मैं टीबी को डिवाइड करता हूँ या बांटता हूँ तो एक तो मैं बांटता हूँ फेफड़ों की टीबी, दूसरी बांटता हूँ कि अन्य ऑर्गन्स की टीबी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिए। अगर ये केवल फेफड़ों की टीबी है तो उसमें सबसे पहला लक्षण है खांसी आना, खांसी के साथ बलगम आना, बलगम के साथ कई बार हो सकता है खून आए, कई बार नहीं भी हो सकता। और ये जो खांसी है ये 2 हफ्ते से ऊपर की होगी। शाम के टाइम बुखार होना, वजन का कम हो जाना, वजन यूजली जैसे 6 महीने में अगर मैं बात करता हूँ तो 10% के आसपास वजन का कम हो जाना, भूख का कम लगना। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो हमें नज़दीकी किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। ये केवल जो टीबी फेफड़ों की है उसके लिए है। कई बार गांठ की टीबी हो जाती है, लिम्फ नोड की, कई बार बोन की टीबी हो जाती है। जब ऐसी टीबी हो तो अगर मान लीजिए कमर की टीबी है या बोन की टीबी है तो उस टाइम पे बोनी पेन्स मिल सकते हैं। अगर गांठ की टीबी है तो अगर गर्दन में कोई गांठ है तो वहाँ पे सूजन मिल सकती है, लालपन मिल सकता है और कई बार अकड़ाहट भी मिल सकती है। इसी तरह कई बार पेट की टीबी है तो दस्त भी हो सकते हैं, पेट में दर्द भी हो सकता है। इसी तरह अगर कोई ब्रेन की टीबी है तो कई बार चक्कर आना, सर में दर्द होना, दौरे आना, ये सब एक लक्षण है। किसी भी रूप की टीबी हो या किसी भी अंग की टीबी हो, कई बार मैं देखता हूँ कि चेस्ट का एक्सरे नहीं कराते, प्लीज अपना एक्सरे जरूर कराइए। ये तो हो गई लक्षण की बात। बहुत से मरीजों में देखा जाता है कि लक्षण मिले नहीं, हमने एक्सरे कराया, उसमें हमें एक धब्बा दिखा और धब्बे की जब हमने जांच करी तो उसमें टीबी आया।
तो ऐसा तब होता है जब आप किसी को मिलते हैं जिनको की टीबी रहती है। और कई बार टीबी दो तरह की होती है क्या, एक तो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस, एक होता है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि हमारे अंदर टीबी का कीटाणु तो है पर वो ये लक्षण दे नहीं रहा है। एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि पहले कभी लेटेंट रहा होगा, कि मतलब सप्रेस्ड रहा होगा, लेकिन अब वो अपने रूप दिखा रहा है या वो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो गया है, जिसके कारण हमें लक्षण आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो लक्षण आपने बताए ये कितने दिनों तक परसिस्ट करने चाहिए, मतलब वो दिखाई देने चाहिए तब हम ये संदेह करें कि ट्यूबरकुलोसिस है? खांसी बलगम अगर 14 दिन तक रहती है तो तुरंत अपना एक्सरा और अपने बलगम की जांच कराएं। अगर नहीं रहती कि 10 दिन भी हैं और आपके बाकी के लक्षण मिल रहे हैं, बुखार आना, फिर भी आप किसी के संपर्क में है कि जिनको टीबी रही है, तो भी हम अपने लक्षणों की जांच करा सकते हैं। तो हम पता लगाएंगे कि ये ट्यूबरकुलोसिस है या सिंपल कोई अन्य बीमारी या निमोनिया तो नहीं है। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, आप बताएं कि इसका इलाज क्या है। ऐसा कहा जाता है कि इलाज लंबा चलता है। हाँ बिल्कुल लंबा चलता है, लेकिन बहुत आसान है। हर जगह भारत की तरफ से क्या है, हर जगह इस तरह की चीजें हैं कि हमने डॉट सेंटर बनाए हुए हैं ताकि फ्री वितरण हो दवाइयों का। तो इलाज जो है इसका, जैसे कि तरह तरह की टीबी, अन्य अन्य ऑर्गन्स की टीबी है, हर एक का इलाज अलग है। दवाई वही चलेंगी 4, लेकिन जो उसका ड्यूरेशन है वो अलग है। फेफड़ों की मैं बात करूं तो उसका इलाज केवल 6 महीने का है। 6 महीने में 2 महीने तो हम 4 ड्रग्स देते हैं, बाद में जो 4 महीने बच जाते हैं उसमें हम 3 किस्म की दवाई देते हैं। दवाओं के साथ और किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? ये बहुत सही सवाल आपने पूछा। जिस किसी ने भी अगर मेरा अभी तक का प्रसारण नहीं सुना तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने पूछा है कि टीबी की दवाइयों से किन बातों का ध्यान रखना है और क्या उसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है अपनी ओपीडी में या नॉर्मली मैं सुनता हूँ कि लोग बाग टीबी के दवाई ले तो लेते हैं कि 15 दिन चलाते हैं या 10 दिन चलाते हैं, उसके बाद उन्हें पेट में गर्मी, उल्टी आना, कई बार चक्कर आना, इसके कारण वो दवाई बीच में छोड़ देते हैं। तो मेरा यही आपके प्रसारण से मैं कहना चाहूंगा, प्लीज अपनी टीबी की दवाइयों को बंद ना रखें अनटिल एंड अनलेस वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस हो रहा हो। इंटॉलरेंस से मेरा मतलब है आपको लगातार वॉमिटिंग आ रही हो, लगातार उल्टी आ रही हो, लगातार पेट में दर्द हो रहा हो, उसी टाइम अपना LFT यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर चेक कराएं। अगर उसमें बिलिरुबिन, SGOT, SGPT बढ़कर आता है तो हम रोकते तब भी नहीं है, हम मॉडिफाइड ATT शुरू करते हैं ताकि ट्रीटमेंट बीच में ना रुके। कॉम्प्लिकेशंस के उसमें वॉमिटिंग आना है, पेट में जलन होना है, कहीं बार न्यूरोपैथी हो सकती है कि हाथों पैरों में झंझनाहट हो सकती है, कहीं बार जो हमारी आंखों की दृष्टि है वो कमजोर पड़ सकती है। लेकिन इसके कारण आप दवाई मत रोकिएगा, नजदीकी डॉक्टर को दिखा के वो मॉडिफाइड ATT शुरू कर देते हैं। आपने कहा कि ये दवाएं मुफ्त में मिलती हैं और इसके लिए नियमित रूप से दवाओं का लेना बहुत ज़रूरी है और किसी भी हालत में इसको बंद ना करें जब तक कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो। हम खान पान की बात करेंगे डॉक्टर साहब कि इसमें किस तरह का खान पान होना चाहिए। एक हमें बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। बैलेंस डाइट मतलब अगर मैं लंग्स यानी कि फेफड़ों की इम्यूनिटी की बात करता हूँ तो हमारे फेफड़े को कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, मैग्नीशियम हो गया, विटामिन सी हो गया, इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं विटामिन सी की बात करूँ तो ये हीलिंग में मदद करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मैग्नीशियम की मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम अगर हम रिच फूड लेंगे तो वो ब्रोंकोडायलेटर का काम करता है और हमारी जो सांस की नली है उनको डायलेट करके रखता है ताकि हमारी जो सांस लेने की क्षमता है वो सही रहे। विटामिन डी और कैल्शियम एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करते हैं। बैलेंस डाइट का मेरा यहाँ ये मतलब था कि इन चारों चीजों को अपनी डाइट में हम मिश्रण करें और इसको लें। दूसरा है हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन वेरी एसेंशियल पार्ट है हमारी डाइट का। अगर आपको लगता है कि प्रोटीन डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर मैं प्रोटीन डाइट की बात करता हूँ तो फर्स्ट नंबर पे राजमा हो गया, सोयाबीन हो गया, कर्ड हो गया, और ये चीज़ें हम अपनी डाइट में जोड़ें। जितना हम जोड़ेंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। थर्ड नंबर पे है हम हाइड्रेशन रखें। हाइड्रेट मतलब हम एक्सेसिव वाटर पिए अनटिल एंड अनलेस किसी डॉक्टर ने हमें मना ना करा हो या हम कोई कार्डियक या फिर गुर्दे के पेशेंट ना हो। अगर हमारा ऐसा कुछ नहीं है तो हम एक वाटर ले सकते हैं, अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को भी सही रखता है।
अब कारणों की बात करते हैं डॉक्टर साहब, और कौन लोग हैं जो रिस्क पर हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। कौन लोग हैं? सबसे पहले तो वो रिस्क पे हैं कि अगर किसी को टीबी है, टीबी के संपर्क में जितने भी लोग आते हैं वो रिस्क पे हैं। सेकंड, जिन्हें कोई अन्य बीमारी है जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, या अन्य कोई स्ट्रक्चर लंग डिजीज हो गया, या फिर और बीमारी होती है जैसे मैलिग्नेंसी या कैंसर के पेशेंट्स हो गए, वो ज्यादातर इस बीमारी के रिस्क में रहते हैं। और जो लोग खान पीन जिनका सही नहीं रहता, दुबले पतले रहते हैं, माल न्यूट्रिशन उनका वो रहता है कि मसल वेस्टिंग बहुत ज्यादा है, वो लोग काफी ज्यादा रिस्क में रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सिगरेट और धूम्रपान करने वाले, अल्कोहल लेने वालों के लिए ज्यादा खतरा है। बिल्कुल, जितना भी ये नशीले पदार्थ यूज करते हैं, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, टोबैको हो गया, ज्यादा इनको हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनिटी को हैम्पर्ड करता है। अगर जितनी ज्यादा कम इम्यूनिटी होगी उतना ज्यादा जो कीटाणु है वहां पे पनपेगा और उतना ज्यादा चांसेस रहेंगे कि उनको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जो उनके निकट संबंधी हैं, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं, उनको भी खतरा है। बिल्कुल। तो क्या सावधानी रखने की जरूरत है, और बिल्कुल। घर का वातावरण किस तरह से होना चाहिए? बिल्कुल, ये अगर आपके पास कॉपी या पेन हो प्लीज लिख लीजिएगा, जो भी टीबी के पेशेंट्स के आसपास हो। पहला ये कि अपने रूम को या जहाँ भी रह रहे हैं उसको, एनवायरनमेंट को हेल्दी रखना है। एनवायरनमेंट हेल्दी से मतलब है कि उस रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्योंकि जो टीबी का कीटाणु है वो हवा में काफी देर तक रह सकता है। दूसरा, कि वहाँ पे एडिक्वेट सनलाइट आनी चाहिए, वहाँ पे रोशनी जरूर आनी चाहिए, क्योंकि रोशनी आएगी तो जो यूवी रेज आती हैं कई बार टीबी के कीटाणु को मारती भी हैं। तीसरा है, जो भी वहाँ पे रहते हैं वो हाई प्रोटीन और बैलेंस डाइट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखता है। चौथे नंबर पे है, अगर आप उनके कांटेक्ट में हैं तो आप यूजली या तो मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उनको जिनको टीबी है उनको मास्क का इस्तेमाल करवा सकते हैं, ताकि अगर वो खांसे या छींके तो जो कीटाणु है वो हवा में ना जाए और आप उसको इनहेल ना करें। अपनी हैंड हाइजीन को जरूर मेंटेन करिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 6 नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि अगर आप में यही लक्षण पाए जाते हैं तो अपनी जांच जरूर कराइएगा और साथ साथ अपना ट्रीटमेंट भी मुहैया करवाइएगा। इसको हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी बोलते हैं। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ क्या है। मान लीजिए आपके किसी परिवार के जन को टीबी है और आप साथ में सब लोग रह रहे हैं, तो जो साथ में लोग रह रहे हैं हम उनकी भी जांच करते हैं। उनकी जांच में अगर पॉजिटिव आ जाता है कीटाणु तो उसको हम कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अमूमन ये प्रैक्टिस नहीं करी जाती, बट ये बहुत जरूरी है। अगर हमें टीबी को खत्म करना है तो हमें कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, इसकी जांच जो है बहुत ही आसान है कही जाती है, थोड़ा बताएं श्रोताओं को कि बहुत घबराने की बात नहीं है और एक बहुत साधारण सी जांच होती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ उसमें घबराने की बात ही नहीं है, और कुछ ना ब्लड सैंपल निकलता है ना कुछ है। केवल आपको अपना बलगम देना है, जो कि आपको अगर परेशान भी कर रहा है, या फिर उसे रख के आप करेंगे क्या। तो मेरे हिसाब से अगर बलगम दीजिए, गाढ़ा बलगम दीजिएगा अपना, ये नहीं कि थूका और दे दिया, उसमें इतने कीटाणु नहीं आइडेंटिफाई हो पाएंगे। तो गाढ़ा बलगम सुबह निहार मुंह का खकार के देना है। जो बलगम की जांच कराएंगे उसमें हम AFB 1, 2, 3 3 सैंपल देते हैं, जो और साथ में हम जीन एक्सपर्ट यानी कि CB नाट भी कराते हैं। अब 2018 या 19 से गाइडलाइंस भी चेंज हुई हैं कि हर पेशेंट का, जितने भी टीबी वाले हैं, हमको स्पूटम जीन एक्सपर्ट यानी कि CB नाट कराना ही, ताकि हम 2 घंटे में उसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। बाकी कई बार होता है कि हम बलगम की जांच कराते हैं, उसमें टीबी नहीं आता, तो हम एक्सरे करा के देख लेते हैं। अगर लगता है क्लिनिकली प्लस रेडियोलॉजिकली मतलब एक्सरे, और क्लिनिकली मतलब सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बिहाफ में हमें लगता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, तब भी हम उसको टीबी की दवाई शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, इसमें ठीक होने की संभावना कितनी है अगर सही ढंग से इलाज कराया जाए? अगर सही ढंग से इलाज कराया जाए तो ठीक होने की संभावना है 100%।
100% आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपको टाइमली मेडिकेशन लेनी है, इसको रोकना नहीं है। जैसे जैसे आपके डॉक्टर कहते जा रहे हैं वो उसी को फॉलो करिएगा। जो बातें आपने मुझसे पूछी या मैंने बताई उसको आप फॉलो करिएगा। तो मैं नहीं समझता कि आप इसमें फेलियर रेट्स आएंगे, लेकिन कई बार हम दवाई का अंडर डोजिंग कर देते हैं, कई बार हम अपनी डाइट अच्छी नहीं ले पाते, कई बार रेजिस्टेंस के केसेस बढ़ जाते हैं ड्रग छोड़ने के कारण, तो उस केस में फेलियर रेट्स हैं, यानी कि हम DRTB की तरफ लैंड कर जाते हैं, जिसमें कि रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। कई बार वो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस होता है, कई बार वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है, कई बार वो मोनो ड्रग रेजिस्टेंस होता है। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, जो भी मैंने बातें बताई हैं, सबसे पहले अभी भी मैं रिपीट करता हूँ कि खान पान सही रखिएगा, अपनी हाइजीन को मेंटेन करिएगा, और जिस किसी को भी टीबी है उसको ये मत कहिएगा कि ये टीबी लाइलाज है या कुछ है। सबका इलाज संभव है, उसको एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही रखिएगा, और कोशिश करिएगा कि जितनी जल्दी आप अपनी जांच करवाएंगे, जितनी जल्दी लोगों की जांच कराएंगे, उतनी जल्दी हम टीबी को खत्म कर पाएंगे। और जो इस बार की थीम है यस वी कैन एंड टीबी, तो यही मुझे लगता है कि हम सबकी धारणा भी यही होनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी टीबी को पकड़ें और इसको खत्म करें। डॉक्टर समर्थ गुप्ता, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने टीबी रोग कारण लक्षण उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।